आखिर सफलता और लीडरशिप का मतलब क्या है? आज हम उस बहुत बड़े बदलाव की कहानी को जानेंगे जिसने इन परिभाषाओं को हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। चलिए जरा दूसरे विश्व युद्ध के बाद के समय की कल्पना करते हैं। उस दौर में हर तरफ एक स्थिरता थी। कंपनियां लगभग सेना की तरह काम करती थी। ऊपर से हुक्म आते थे और नीचे तक उनका सख्ती से पालन होता था। सब कुछ पहले से तय था। वो ऐसे दिन थे जब पैसा कमाना काफी आसान माना जाता था। लेकिन ये आसान दिन हमेशा के लिए नहीं थे। अचानक वो पुरानी गाड़ी जो बड़े आराम से चल रही थी, मानो बीच रास्ते में ही रुक गई। जो तरीके कल तक रामबाण समझे जाते थे, वे अचानक बिल्कुल बेकार हो गए। तो सवाल ये उठता है कि जब पुराने नियम टूटे तो उनकी जगह किसने ली? आखिर लीडरशिप और सफलता के नए नियम क्या बने? चलिए इस सफर में इसका पता लगाते हैं। तो कहानी के इस पहले हिस्से में हम उस ऐतिहासिक माहौल को समझेंगे जिसने लीडरशिप में इस बहुत बड़े बदलाव को जन्म दिया। युद्ध के बाद की तस्वीर पर जरा गौर कीजिए। एक तरफ अमेरिका अपनी जीत का जश्न मना रहा था, अपनी अर्थव्यवस्था से पूरी तरह खुश और संतुष्ट। वहीं दूसरी तरफ जापान था, जो राख से उठकर खुद को फिर से खड़ा करने की कोशिश कर रहा था। वे अपनी खराब क्वालिटी की छवि से उभरने और अपनी गलतियों से सीखने के लिए बेचैन थे। और फिर 1960 और 70 के दशक में अमेरिकी मॉडल को एक जोर का झटका लगा। तेल के दाम आसमान छूने लगे, महंगाई बढ़ गई और देखते ही देखते जापान और जर्मनी की कंपनियां अमेरिकी बाजार में अपनी जगह बनाने लगीं। ये साफ हो गया था कि पुराना तरीका अब काम नहीं करने वाला। इस संकट का जवाब जापान से आया, एक नया दर्शन, एक नई सोच जिसने व्यापार की दुनिया को हमेशा के लिए बदल दिया। जापान ने डॉक्टर डेमिंग की सलाह को अपनाया। उन्होंने एक ऐसा कॉरपोरेट मॉडल बनाया जो सिर्फ आदेशों पर नहीं चलता था, बल्कि 3 चीजों पर टिका था: कर्मचारियों का जुड़ाव, क्वालिटी में लगातार सुधार और ग्राहकों की पूरी संतुष्टि। मतलब फोकस कमांड से हटकर सहयोग पर चला गया। और इसके नतीजे सच कहूं तो चौंकाने वाले थे। कॉनिंग कंपनी के फाइबर ऑप्टिक्स डिवीजन को ही देख लीजिए। जब उन्होंने इस नए फलसफे को अपनाया तो उनके डिफेक्ट्स 10 लाख में 800 से घटकर 0 हो गए। 0! ये इस नए तरीके की ताकत का जीता जागता सबूत था। चलिए अब आज के ज़माने की एक बहुत बड़ी और थोड़ी अजीब सी बात पर आते हैं। हमारे पास टेक्नोलॉजी के जरिए ज़बरदस्त कनेक्शंस तो हैं, लेकिन इंसानी कम्युनिकेशन में हम बुरी तरह से नाकाम हो रहे हैं। आज की टेक्नोलॉजी वाकई कमाल की है। जैसा कि थॉमस सॉन्डर्स कहते हैं, हम दुनिया में कहीं भी बैठकर किसी के भी साथ ठीक उसी पल एक ही जानकारी देख सकते हैं। हम पहले से कहीं ज़्यादा जुड़े हुए हैं, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन क्या ये कनेक्शन असली है? जरा इस कहानी को सुनिए। एक कैदी ने स्टालिन की ऑफिस से भागने की अपनी एक अविश्वसनीय और नाटकीय कहानी सुनाई, और इंटरव्यू लेने वाले ने क्या पूछा, आपका कोई खास शौक है? ये सुनने और जुड़ने में पूरी तरह से नाकामी का एक सटीक उदाहरण है। तो बदलाव साफ नजर आता है। पुराने बॉस चिल्लाकर काम करवाते थे, जहां चिल्लाना ही ताकत की निशानी मानी जाती थी। लेकिन नया तरीका सबकी सहमति, कर्मचारियों को ताकत देने और प्यार से समझाने बुझाने की कला पर आधारित है। तो चलिए अब इस नए लीडरशिप मॉडल की कुछ प्रैक्टिकल तकनीकों पर ध्यान देते हैं, जो इंसानी जुड़ाव पर ही आधारित हैं। ड्वाइट आइजनहावर ने इसे बहुत ही अच्छे तरीके से कहा था, ताकत का इस्तेमाल करना हमला है, लीडरशिप नहीं। असली लीडरशिप लोगों को साथ चलने के लिए राजी करने में है, उन्हें डराने धमकाने में नहीं। और ये कोई नई बात नहीं है। एंड्रू कार्नेगी की ये कहानी सुनिए। उन्हें बच्चों से अपने खरगोशों को चारा खिलवाना था। उन्होंने क्या किया? उन्होंने खरगोशों के नाम बच्चों के नाम पर रख दिए, और फिर यही सिद्धांत उन्होंने व्यापार में भी इस्तेमाल किया और अपनी स्टील मिल का नाम अपने सबसे बड़े ग्राहक के प्रेसिडेंट के नाम पर रख दिया। नतीजा, उन्होंने लाखों कमाए। मदर टेरेसा को देखिए, वो लीडरशिप की एक जीनियस थी। सोचिए कैसे उन्होंने न्यूयॉर्क में एक एड्स सेंटर खोला। वे सीधे मेयर के पास गईं, गवर्नर को फोन करवाया, 4 कैदियों को रिहा करने के लिए कहा और फिर मेयर से कहा कि सेंटर बुधवार तक खुल जाना चाहिए। उन्होंने अपनी बात मनवाई क्योंकि उनका मिशन साफ था और उनका तरीका एकदम सीधा। और कभी-कभी सबसे अच्छी तकनीक होती है हमदर्दी। एक ऑस्ट्रेलियाई सब्जी विक्रेता की कहानी है, जिसे किसान को कोई बुरी खबर देनी थी। फोन पर बहस करने के बजाय वो 2 घंटे का सफर करके किसान के खेत पर गया, उसकी समस्याओं को सुना और हमदर्दी दिखाई।
नतीजा ये हुआ कि किसान ने बिना किसी बहस के प्रस्ताव मान लिया। अच्छा, तो अब इन बड़ी बड़ी बातों को थोड़ा पर्सनल लेवल पर लाते हैं। इस नए दौर में कामयाब होने के लिए आखिर किस तरह की व्यक्तिगत सोच की जरूरत है? आलोचना को कैसे संभालें, इसके लिए सैंडविच तकनीक का इस्तेमाल किया जा सकता है। मतलब, बात की शुरुआत किसी की उपलब्धियों की तारीफ से करें, फिर सुधार की गुंजाइश पर चर्चा करें और अंत में ये कहकर बात खत्म करें कि वह व्यक्ति संगठन के लिए कितना जरूरी है। यह तरीका मनोबल गिराए बिना सुधार के लिए प्रेरित करता है। डेल कार्नेगी का ये विचार बहुत गहरा है। हर कोई किसी न किसी रूप में खुद को महत्वपूर्ण महसूस करता है और उनके दिल तक पहुंचने का सबसे अच्छा तरीका है उनके महत्व को ईमानदारी से पहचानना। यही सच्चे सम्मान और प्रेरणा की नींव है। इसमें कोई शक नहीं कि पैसा लोगों से जरूरी काम तो करवा सकता है, लेकिन अगर कोई चाहता है कि वे अपनी पूरी क्षमता से, पूरे जुनून के साथ काम करें, तो उन्हें सिर्फ पैसे से कहीं ज्यादा सम्मान और तारीफ की जरूरत होती है। और यही इस पूरे विश्लेषण का सार है। पैसा एक ज़रूरत है, लेकिन असली प्रेरणा सम्मान, तारीफ और पहचान से मिलती है। यही वो चीज़ है जो लोगों को कुछ असाधारण करने के लिए प्रेरित करती है। तो अंत में ये सवाल बचता है, हमारे अपने जीवन और काम में, हमारे आसपास के लोगों में वो कौन सी छिपी हुई क्षमता है जो सिर्फ सही प्रेरणा, सम्मान और एक सच्चे जुड़ाव का इंतजार कर रही है।